वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेट 5 का पार्ट 2। इसमें हम लोग गणित एवं हिंदी भाषा के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने मानसिक योग्यता के प्रश्नों का अभ्यास किया था। पार्ट 1 में मॉडल पेपर सेट 5 का पीडीएफ लिंक उपलब्ध कराया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसे प्रिंट करके उनमें दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कर लिया होगा। आज की वीडियो में मॉडल पेपर सेट 5 का आंसर शीट उपलब्ध कराया गया है, जिसे डाउनलोड करके आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि मॉडल पेपर की सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 17 लगातार विषम संख्याओं का योग 697 है तो 8वीं एवं 10वीं संख्या का योग क्या है? राइट। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं लगातार हैं और विषम संख्याएं, यानी हर दो संख्या में दो दो का गैप है। तो जब गैप समान हो तो उस केस में अगर योग मालूम है तो योग को अगर हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी एवरेज औसत निकालते हैं, तो क्या आएगा? पहले औसत देख लेते हैं। 17 4 जा 68, बचेगा 17, एक बार में 41। ये जो एवरेज वैल्यू आया, ये 17 संख्या में से सबसे बीच वाले संख्या का नंबर होगा। जो बीच वाली संख्या है उसका वैल्यू होगा 41। जब भी अगर आपके पास लगातार संख्याएं हैं और उनमें गैप बराबर है, तब जैसे विषम संख्या है या सम संख्या होती या 3 का गुणज होता या 7 का गुणज होता, तो उसमें भी आपका सेम गैप होता है। तो उस केस में आप एवरेज लेंगे तो आपको मिडिल नंबर मिल जाएगा। औसत निकालेंगे तो मिडिल नंबर हमको मिल जाएगा। तो मिडिल नंबर 17 संख्या है, उसमें मिडिल नंबर क्या होगा? मिडिल पोजीशन क्या होगा? वो होगा 17 + 1/2, यानी 9, यानी 9th नंबर हमको मिल गया। राइट। हमको चाहिए 8वीं एवं 10वीं। तो 8th वाला क्या होगा? 2 कम होगा, 39 हो गया। 10th वाला क्या होगा? 10th वाला होगा आपका 43, 2 जोड़ देंगे। अब इन दोनों का योगफल पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। 3 + 9 12 हो गया, 4 3 7 एवं 8, यानी 82 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 4 एवं 6 से विभाज्य है? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बोला जाए कि संख्या जो है कुछ नंबर से विभाज्य है, तो उस केस में हम हमेशा लसा यानी एलसीएम निकालेंगे उन नंबर्स का और उससे चेक करेंगे कि ये नंबर्स डिविजिबल है या नहीं। तो 2 3 4 6 का हम लोग लसा यानी एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सबसे छोटा नंबर 2 है, उससे डिवाइड करेंगे 1 3 2 3, फिर 2 से करेंगे 1 3 1 3, और फिर 3 से करेंगे 1 1 1 1, यानी हमारा एलसीएम यानी लसा हो गया 2 × 2 × 3 यानी 12। अब 12 से हर नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिए 12 के टेबल में क्या 80 आता है? नहीं आता है। 88 भी नहीं आता है, 92 भी नहीं आता है, 84 आता है। 12 7 जा 84, हमारा आंसर हो गया डी। कुछ लोग इसको एक एक नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, डेट इज रॉन्ग वे। ठीक है, उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा और वो गलत तरीका है। तरीका यही है कि आप हमेशा एलसीएम निकालें, जो भी नंबर यहाँ दिया है एलसीएम निकालें और उसके बाद उस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी किस नंबर से? तो इसका आंसर है 9। अब इसको समझते हैं क्या हुआ कैसे। तो आपने क्लास 4 में सीखा होगा या क्लास 3 में भी आपने किया होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर रहता था 4 7 5, मान लीजिए, तो इसको आप लोग कैसे लिखते थे? 4 × 100 + 7 × 10 + 5 × 1। ये जो नंबर है, ये जो अंक है, उसको उसके पोजीशन स्थान से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये सैकड़े पोजीशन में तो 100 से किया, 7 जो है दहाई पे है 10 से किया, अब 5 जो है इकाई पे है तो 1 से किया। ऐसा आपने सीखा होगा, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंकों का एक नंबर है, उसके इकाई स्थान पे x है, दहाई स्थान पे y, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा y × 10 यानी 10y, और x × 1 यानी x। अब इसमें क्या घटाया जा रहा है? ये जो नंबर है उसमें इसके अंकों का योगफल यानी x और y को जोड़ के घटा दे रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए 10y + x है। अभी जैसे ही ब्रैकेट हटेगा, बाहर में माइनस साइन है, तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। जो भी चीज़ होंगे अंदर में उसका साइन बदल जाएगा। तो दोनों x और y पॉजिटिव है तो दोनों बाहर आके नेगेटिव हो जाएगा।
अब ये x कैंसिल हो गया, क्या बचा 10y माइनस वाई यानी 9y बचा। यानी ये क्या है 9 इंटू वाई है, यानी 9 का मल्टीपल है या 9 का गुणज है, यानी ये 9 से हमेशा विभाजित होंगी। तो ऐसा कोई भी नंबर लेंगे, 2 अंक का लेंगे तो भी 9 से डिविजिबल होगी, 3 अंक का लेंगे तो भी ऐसा ही होगा, और कितने भी अंक का लेंगे अगर उस संख्या से उसके अंकों का योगफल घटाएंगे तो वो हमेशा 9 का गुणज ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 44, अलग अलग अंकों का प्रयोग कर 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा जब 5 हजारवें स्थान पर आता हो। यहाँ दो चीज़ है, एक तो अलग अलग अंकों का यूज करना है और साथ में 5 जो है हजारवें स्थान पर आता होगा, और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों नंबर में आएगा 5 हजारवें स्थान पे, सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर में। तो हम लोग क्या करेंगे 5 स्थान ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारा 5 हजारवा पोजीशन क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे 5 होगा तो सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो सबसे बड़े अंक 9 का इस्तेमाल करेंगे, फिर 8 का इस्तेमाल करेंगे, फिर 7 का, फिर 6 का। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हुआ 5 अंक का, अलग अलग अंक है, 5 हजारवें स्थान पर है। अब हम सबसे छोटा अंक संख्या प्राप्त करेंगे, इसमें भी 5 हजारवें स्थान पर है। अब सबसे छोटा अंक होता है 0, लेकिन 0 से किसी भी संख्या को शुरू नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग 1 करेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, 5 अंकों की, अलग अलग अंकों का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही 5 हजारवें स्थान पर है। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 1 गया 8, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 3, 0 एवं 7 का प्रयोग कर बनाई जा सकती है। तीनों अंकों का प्रयोग अनिवार्य है, राइट। तो हमें इन तीनों अंकों का प्रयोग हमेशा करना है और 3 अंक की संख्या बनानी है, यानी किसी को भी रिपीट नहीं कर सकते, राइट। तो क्या क्या संख्या बन सकती है, कितनी संख्याएं बन सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं तो क्या बनेगा 07 या 70, या अगर हम 7 से स्टार्ट करते हैं तो क्या बन सकता है 03 या 30। 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यही 4 संख्या बनेंगी, 2 2 4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, 3267 का पावर 155 या घात 155 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक प्राप्त करना है तो ये जो बेस है उसके भी इकाई स्थान पे जो अंक है उसको ले लेंगे, और ये घात है उस घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12, बचा 3 5 35, 4 8 32, बचेगा 3। ये जो शेषफल आया वही शेषफल हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसका इकाई स्थान का अंक पता कर लेंगे, यही होगा इस नंबर में इकाई स्थान पे, राइट। लेकिन अगर शेषफल 1 2 3 आए तब तो ठीक है ये, लेकिन अगर शेषफल 0 आता, शेषफल अगर 0 होता तो उस केस में हम जो घात है वो लेते 4, 7 का पावर 3 नहीं लेते, 7 का पावर 0 नहीं लेते, 7 का पावर 4 लेते, राइट। तो अभी तो घात शेषफल 3 है तो घात लेंगे 3। अब इसको कैसे करेंगे, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 में जो इकाई स्थान पे होगा वही इस नंबर के में इकाई स्थान पे होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, उसके इकाई स्थान पे 9 है, इसको इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 63 और इकाई स्थान पे क्या है 3, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लो ये होता 7 का पावर 4 होता, शेषफल 0 आता तो ऐसा होता, 7 का पावर 4 का निकालते हैं इकाई स्थान, तो वो कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 होता है, तो 9 हमारा इकाई स्थान पे, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना नहीं है, नहीं तो वो फिर से लेंथी हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। अब इस 9 को केवल जो इकाई स्थान पे 9 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो इकाई स्थान पे 3 आ जाएगा, 63 यानी 3 आ जाएगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से, तो इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 7 21 आता है, 1 आ जाता है, यानी हमारा आंसर 1 होता। 47, 7.20 को भिन्न में किस प्रकार लिखा जा सकता है, राइट। इसको समझते हैं 7.20, तो इसको करने का कई तरीका है लेकिन हम लोग सिंपल वे में चलेंगे, 7 प्लस 0.20 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 7 प्लस, अब डेसिमल हटाने के लिए क्या तरीका होता है
2 प्लेस है तो 100 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल हट गया आपका। और ये बन गया 20/100, 20 से ये 5 बार में कट जाएगा तो क्या हो गया 7 + 1/5, यानी आपका आंसर हो गया 7 होल 1/5। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका क्या होता है 7.20, डेसिमल हटाते तो हो जाता 100, नीचे में 0 0 कैंसिल, 2 5 जा और 2 से ये 36 बार में 36/5 करेंगे तो हमारा 5 7 जा 35 बचेगा 1। ये भी तरीका था। क्वेश्चन नंबर 48, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे 75, 115 एवं 147 को भाग देने पर समान शेष बचता है। राइट, तो सबसे पहले पता करना होगा कि ये जो संख्या है वो क्या होगी, वो भाजक होगी या भाज्य होगी। तो हमें क्या प्राप्त करना है, जो जिससे इन तीनों को भाग देने पर समान शेष बचता हो, इन तीनों को भाग देना है, यानी वो संख्या होगी भाजक, यानी वो एक डिवाइजर होगी। और सबसे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट डिवाइजर होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होनी चाहिए, तीनों को डिवाइड कर सके। तो ये है GCD, इसी को बोलते हैं हम लोग HCF या मौसा। यानी इस क्वेश्चन में हमको मौसा निकालना है। एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि क्या करना है। अब नॉर्मली यहाँ पे शेषफल दिया रहता था, कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे नहीं दिया गया। शेषफल अगर दिया रहता तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं इन तीनों संख्याओं में से और उसका HCF निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है क्या माइनस करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इन तीनों संख्या जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका 2 का पेयर बनाएंगे। तो 75 है हमारे पास, 115 है, 147 है। इसका क्या क्या पेयर बन सकता है, एक ये दोनों बन सकता है, एक ये दोनों का पेयर बन सकता है, और एक बन सकता है आपका 75 और 147 का, 3 पेयर बन सकता है। तो एक पेयर बनेगा 115 और 75 का, एक बनेगा 147 115 का, और एक बनेगा 147 एंड 75 का। इन तीनों का अंतर निकाल लेंगे। राइट, अंतर क्या हो गया, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे हो गया 2, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे हो गया 2 और 14 में से 7 गया 7, 40, 32 और 72, ये 3 संख्याएं आई। इन तीनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मौसा निकाल लेंगे। अब मौसा निकालेंगे हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड से, यानी एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सके। तो 2 है सबसे पहले, तो 20, 16, 36, फिर 2 से करेंगे 10, 8, 18, फिर 2 से करेंगे 5, 4 एंड 9। अब 5, 4 और 9 किसी एक नंबर के पहाड़े में नहीं आता है। राइट, किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आता है, यानी हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और इन तीनों का जो गुणनफल है वही हमारा मौसा होगा, यानी क्या आ जाएगा 8। यानी 8 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे 75, 115 और 147 को भाग देने पर हर स्थिति में समान शेष बचेगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 8 से 75 को डिवाइड करोगे तो 8 9 72, 3 शेषफल आया। 115 को अगर हम कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 8 एकम 8 बचा कितना, 3 5 35, 8 चौके 32, बच गया 3, यानी 3 शेषफल अभी भी आया, कटेगा नहीं है। राइट, उसी तरह 147 को करते 8 से तो क्या होता, 8 एकम 8 बचता 6 7 67, तो 8 8 64, अगेन 3 शेषफल आ जा रहा है। राइट, ये भी नंबर विभाजित नहीं होगा, शेषफल 3 आ जाएगा। तो तीनों केस में 3 शेषफल आया, यानी हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई भी हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 49, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 14.837 है। यदि पहली संख्या 3.7 है तो दूसरी दशमलव संख्या क्या होगी। राइट, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 3.7, दूसरी हमको नहीं मालूम है, उसको x मान लेंगे। इनका गुणनफल दिया हुआ है 14.837। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 3.7 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 14.837 डिवाइड बाय 3.7। अब डेसिमल हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर ऊपर और नीचे में दोनों में है डेसिमल नंबर तो क्या कीजिए, दोनों ही डेसिमल को सेम नंबर ऑफ प्लेसेस कर दीजिए। यानी ऊपर वाले में 3 प्लेस है, नीचे वाले में 1 था, तो 2 0 लगा दिया तो हो गया इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल सिंपली हट जाएगा। सबसे आसान तरीका है जब नंबर्स ऊपर और नीचे दोनों में हो तो। राइट, यानी हमारा आ गया 14837 डिवाइड बाय 3700। अब क्या करेंगे, अब इस नंबर को डिवाइड करके हमको उस नंबर तक पहुंचना है। अभी 3700 है, तो अगर हम 1 2 3 4 डिजिट लेते हैं तो छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 डिजिट ले लेंगे। और ये 14,000 से थोड़ा ज़्यादा है,
राइट। अब 3500 700 है, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,000 से कम आएगा, इसके आसपास आ जाएगा। तो 4 से करेंगे, 0 0 4 7 28, बचेगा 2 4 थे 12 2 14, राइट। तो क्या आ रहा है, शेष वाला आ रहा है 37। अब क्या करेंगे, डेसिमल देंगे, तो यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं, अभी भी छोटा है। फिर जीरो देंगे तो एक और जीरो लगा दिया, देखिए 3700, यानी एक बार में ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आ गया हमारा 4.01, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 4015 डिवीजन 11 इक्वल्स टू 365, तो 4.015 डिवीजन 36.5, ये 5 ये दिख नहीं रहा आपको, 36.5 का मान कितना होगा, राइट। तो हमको क्या निकालना है उसको देख लेते पहले। 4.015 डिवीजन 36.5, तो देखिए ये जो गिवन है, जो दिया गया है उसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें भी डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल कैसे हटाएंगे, दोनों में ऊपर नीचे सेम डेसिमल प्लेस 3 3 कर दिया, ये डेसिमल हट गया, यानी आपका हो गया ये 4015 डिवीजन 36500, राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4015 365 इंटू 100। क्यों लिखा, क्योंकि 36500 ऐसा कोई नंबर इसमें नहीं है गिवन, इसमें 4015 गिवन है, 365 गिवन है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4015 अपॉन 365 इंटू 1/100, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो दिया हुआ है उससे हम ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, 4015 बटा 11 इक्वल टू 365। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने सीखा होगा, तो क्या हो जाएगा, 4015 इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 365, और अगर हम 365 को इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 4015 बटा 365 हो जाएगा इक्वल टू 11, यानी ये जो वैल्यू है वो 11 के बराबर है। तो हम इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, 11 गुने 1/100, यानी 11/100, आंसर हो गया 0.11, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, 51 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये दिया हुआ है, तो हमने अभी सीखा है कि डेसिमल प्लेसेस सेम कर देंगे, नीचे में डेसिमल प्लेसेस 2 था तो ऊपर में भी हमने 2 कर दिया, और यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, ऊपर में 2 है तो नीचे में भी 2 डेसिमल प्लेसेस कर देंगे, और ये डेसिमल आपका सिंपली हट गया, क्या बना 30/3, और ये बना 7/70, 3 से ये 10 बार में, 7 से 10 बार में, क्या हो गया 10 प्लस 1/10, और अगर एलसीएम लेके आता है तो कैसे लेंगे एलसीएम, 1 और 10 का लेंगे 10, 1 को 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे तो सेम है ही तो ये 1 ही रहेगा, 101/10, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, 52 में क्या बोला है, 8 का घात 5, 8 का घात 6, 8 का घात 7 का लसा एवं मसा क्या होगा, क्रमशः क्या होगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो मसा क्या होता है, एक डिवाइजर होता है, तो वो एक छोटा नंबर होता है, तो इनमें जो सबसे छोटा घात वाला, क्योंकि सबका बेस इसको बोलते हैं, 8 जो है बेस है, सबका बेस समान है, तो उस केस में जो सबसे छोटा घात है वो सबसे छोटा नंबर होगा, वही होगा हमारा मसा, यानी मसा हमको मालूम हो गया 8 का पावर 5 हो गया, और लसा जो है, जो सबसे बड़ा घात वाला होगा वो होगा, यानी 8 का पावर 7 होगा। तो हमको पहले लसा देखना है, 8 का पावर 7 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, और नेक्स्ट वाला 8 का पावर 5, ऑप्शन नंबर डी, राइट। कैसे हुआ उसको भी थोड़ा सा सोचते हैं, 8 का पावर 5, 8 का पावर 6, 8 का पावर 7, जब इसका एलसीएम लेंगे या कॉमन डिवीजन मेथड से निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ, तो क्या होगा, 8 का पावर 5 तो सब में है, तो ये 1 हो गया, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 का पावर 2 हो जाएगा, राइट। अब 1 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, और 8 का स्क्वायर भी आ जाए, वो 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं होगा, यानी 8 का पावर 5 हमारा मासा हो गया, राइट, ये हमको पता चल गया। अब हमको लसा निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब मान लीजिए 8 से डिवाइड करके, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 बचेगा, फिर 8 से करेंगे तो 1 1 1, और हमारा मौसा लसा क्या हो जाएगा, 8 का पावर 5 इंटू 8 इंटू 8, यानी 8 का पावर 5, इसमें घात है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 1, यानी 8 का पावर 7। तो इस तरह से हम लसा भी निकाल लिया हमने,
राइट। क्वेश्चन नंबर 53, 3 ब्रैकेट है 13 + 6 × 7 डिवीजन इन ब्रैकेट 11 × 3 माइनस इन ब्रैकेट 12 - 4 × 2 को सरल करें। तो कैसे करेंगे? हम लोग बोर्ड मास को फॉलो करेंगे, ये आप लोग को सबको मालूम होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या काम होता है? ब्रैकेट के अंदर का काम होता है। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका काम होगा? डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हमारा क्या होगा? 3 ब्रैकेट के अंदर है 13 + 6 × 7 है, तो ये 42 हो जाएगा। डिवीजन ये 11 × 3 है, ये 33 हो जाएगा। माइनस ये 12 - 4 × 2 है, तो 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 3, और ये हो गया 13 + 42 होता है 55। डिवीजन 33 माइनस 12 - 8 किया तो 4 हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 55 हो जाएगा, और ये डिवीजन है 23 माइनस ये 4 हो जाएगा, राइट। इसका साइन पॉजिटिव था, बाहर आया तो निगेटिव हो गया। अब देखिए, गुना का साइन है, भाग का साइन है, माइनस का साइन, तो सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा। तो क्या हो जाएगा? 3 × 55 को भाग देंगे 33 से, माइनस 4, तो 3 से कट जाएगा 11 बार में, 11 से 5 बार में कट जाएगा, तो क्या हो गया? 5 - 4, यानी आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, 13 संख्याओं का औसत 13। यदि पहली 3 संख्याएं एवं आखिरी 9 संख्याओं का औसत क्रमशः 15 एवं 13 है, तो चौथी संख्या क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए आपके पास 13 नंबर है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। और इसमें क्या बोला जा रहा है? इनका औसत 13 है। पहली 3 संख्याओं यानी इन तीनों का औसत दिया हुआ है 15, और आखिरी 9 संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से यहाँ तक का औसत दिया हुआ है 13। तो बोल रहा है कि चौथी संख्या क्या है? ये संख्या क्या है, राइट। तो 13 संख्याओं का औसत अगर 13 है, तो 13 संख्याओं का योगफल हमको मिल सकता है, यानी 13 संख्याओं का योगफल हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 13 संख्या का औसत जो है उसको नंबर्स, कितने नंबर्स है? 13, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है 13 संख्याओं का योग मिल जाएगा, ये हो जाएगा 169, राइट। अब उसमें से पहली 3 संख्याओं का योग कैसे होगा? पहली 3 संख्या का योग क्या होगा? वो होगा 3 गुने इस औसत से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 45। और आखिरी 9 संख्याओं का योग कैसे आएगा? 9 संख्याओं का योग कैसे आएगा? 9 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके औसत से 13 से, तो आएगा 117। अब हमको अगर ये संख्या चाहिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है उनका सम मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का सम मिल गया, और टोटल का सम मिल गया। तो हम क्या करेंगे? इसको भी कट करके ये नंबर लिख लेते हैं, 45 लिख लेते हैं, और इसको भी लिख लेते हैं 117। यानी यहाँ से यहाँ तक है 45, यहाँ से यहाँ तक है 117, और टोटल है 169। तो टोटल में से अगर हम इन दोनों को जोड़कर 45 और 117 को अगर जोड़ दें और उसको घटा दें इस टोटल में से, तो हमको चौथी संख्या मिल जाएगी। 117 और 45 का टोटल क्या होता है? वो होगा 162। 162 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7, चौथी संख्या हो जाएगी 7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, एक आयताकार बाग की लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर उसकी चौड़ाई का आधा है एवं उसका क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या है? क्या बोल रहा है कि लंबाई एवं चौड़ाई में जो अंतर है वो चौड़ाई का आधा है। तो चौड़ाई अगर हम मान लें, चौड़ाई को अगर हम मान लें x, तो लंबाई एवं चौड़ाई में जो अंतर है यानी l - b में जो अंतर है वो क्या है? इस चौड़ाई का आधा यानी x/2 है। और b हमको मालूम है क्या है? हमने b एज्यूम किया है x, चौड़ाई, b मीन्स चौड़ाई। तो l का वैल्यू क्या आ जाएगा? l का वैल्यू आ जाएगा x + x/2। हमने इस माइनस x को शिफ्ट किया है तो प्लस x बन गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x/2, यानी हमको l मिल गया 3x/2, b मिल गया x, राइट। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? l × b, यानी हम लिख सकते हैं कि 294 जो है वो 3x/2 × x का गुणनफल है, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, अगर हम x इंटू एक्स को यहीं छोड़ दें, 3/2 को शिफ्ट करें तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा, और 3/2 जब शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा 2/3, और 3 से देखिए कटेगा, 3 9 या 27, बचेगा 24, 8 बार में, यानी ये x इंटू एक्स जो है वो 98 इंटू 2 है। और इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2 इंटू 2, और 49 होता है 7 का वर्ग, और ये 2 का वर्ग है, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, पेयर बन गया ना दो दो, तो 7 इंटू 2, यानी x का वैल्यू आ गया 14। अभी देखिए आधा काम हुआ, x का वैल्यू यानी चौड़ाई हमको मिल गई 14, यानी b मिल गया 14, तो l कितना है 3x/2 है, 3 इंटू 14/2, 2 से 7 बार में, तो आंसर हो गया 21। ये हो गया l, b मिल गया, l मिल गया, तो हमारा परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है l और b को जोड़ के डबल कर देते हैं, तो 14 एंड 21 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35, और उसका डबल कर देंगे तो परिमाप मिल जाएगा 70, और ये सारा कुछ मीटर में है क्योंकि वर्ग मीटर में क्षेत्रफल था, तो हमारा आंसर हो गया 70 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, यदि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर बाय 11.25 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ईंट का जो माप है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और दीवार का जो डायमेंशन है वो मीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मोटाई है वो सेंटीमीटर में, तो सारे यूनिट्स को ध्यान रखना है, और चूंकि छोटा यूनिट सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करें, राइट। अब देखिए हमको कितनी ईंटें चाहिए, तो जैसे ये टाइल्स वाला क्वेश्चन होता था वैसा ही क्वेश्चन। तो घनाभ हमने सुना होगा, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी दीवार का आयतन हमको पता होना चाहिए इसका। तो नंबर ऑफ ईट्स, ईट को बोलते हैं ब्रिक्स, क्या चाहिए हमको, दीवार का आयतन निकालना होगा, आयतन, राइट। और उसी तरह ईंट का आयतन से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो दीवार का आयतन क्या होगा 8 मीटर, यानी 8 इंटू 100, यानी 800 बोल देते हैं डायरेक्ट, सेंटीमीटर में हो गया, 600 सेंटीमीटर हो गया, और ये 22.5 हो गया, अपॉन ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, इसको चेंज नहीं करना, 11.25 इंटू 6, राइट। अब देखिए डेसिमल हटाना है, ऊपर और नीचे दोनों में है नंबर, दोनों में डेसिमल प्लेस समान कर दिया, अब हमारा डेसिमल हट गया, राइट, दोनों में दो दो डेसिमल प्लेसेस कर दिया हमने। अब अगर ध्यान से देखें 1125 से 2 बार में डायरेक्ट कर जाएगा बाबू, कैसे करेंगे, 11 दूना 22, 2200 हो गया, और 25 दूना 50, 2250, राइट। अब देखिए 25 6 से इसको काट लेते हैं तो 100 बार में, और 25 से 4 बार में, तो क्या बचा हमारा 800 इंटू 4 इंटू 2, 4 दूना 8, 8 64, 20 6400 ईंट की जरूरत होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, एक दुकानदार 20 रुपए के 21 पेंसिल के भाव से कुछ पेंसिल खरीदता है और उसे 21 रुपए के 20 पेंसिल के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जब वो खरीद रहा है कितना 21 पेंसिल खरीद रहा है 20 रुपए के, और बेच रहा है 20 पेंसिल 21 रुपए के, यानी 21 और 20 कंफ्यूजन, कितने बेच रहा है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो 21 और 20 है इसका एलसीएम लेते हैं, 21 और 20 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आता है, राइट। तो ये सह अभाज्य संख्या हो गए, तो सह अभाज्य संख्याएं अगर दो हैं तो उनका एलसीएम जो होता है वो होता है उनका गुणनफल। ये हमारा एलसीएम निकल गया 420, राइट। यानी हम क्या कंसिडर करेंगे, 420 पेंसिल उसने खरीदी और 420 पेंसिल उसने बेची, तो हमको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। अब सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए के 21, राइट। तो 21 पेंसिल का 20 रुपया दे रहा है, तो एक पेंसिल का कितना दे रहा है 20/21, एक एक नियम आपने सीखा हुआ है। और 420 पेंसिल के लिए 420 में गुना कर देंगे, 21 से ये 20 बार में कट गया, ये हो गया 400 रुपये में उसने खरीदा है 420 पेंसिल, और बेच रहा है कितने में 20 पेंसिल 21 रुपये में, एक पेंसिल कितने में बेच रहा है 21/20 में बेच रहा है, राइट। तो 420 पेंसिल कितने में बेचेगा 420 से गुना कर देंगे, 0 0 कट गया, 2 से 21 बार में, 21 गुना 21 करेंगे 441 रुपये में,
यानी खरीदा 400 में, बेचा 441 में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ दोनों का डिफरेंस, यानी 41 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले देखेंगे ये 41 रुपये 400 का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है, तो ऐसे निकालते हैं, राइट। 41/400, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ये परसेंटेज लग जाता है, 0 0 कट गया, यानी 41/4%। आंसर हमारा डेसिमल में दिख रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 10 जा होता है 40, बचेगा 1, तो डेसिमल देंगे तो 10 हो जाएगा वो। 4 2 जा 8, बचेगा 2 और 0 20, यानी 5 का 10.25%, राइट। इसको नहीं समझ में आया कि डिवाइड हमने कैसे किया, वो देख लेते हैं कैसे करते। 41 है, 41 को 41.000 भी लिख सकते हैं, पहले ही लिख लेते हैं ताकि डेसिमल का कंफ्यूजन ना रहे। 4 1 जा 4, अब 1 तो छोटा है, तो क्या करेंगे? 0 देंगे। अब अगला नंबर उतारने से पहले डेसिमल है, इसलिए डेसिमल देना पड़ेगा, 0। 4 2 जा 8, बचेगा 2, और अगला 0 दे उतार दिया, 4 5 जा 20, कैंसिल हो गया, यानी हमारा हो गया 10.25%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं 20% कम तौलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, राइट। 10% प्रॉफिट ले रहा है और 20% कम तौल रहा है। तो देखिए इसको समझते हैं कि मान लीजिए वो 1000 ग्राम 1000 रुपये में उसका उसने खरीदा है, ये उसका सीपी है कि 1 किलोग्राम वो 1000 रुपये में खरीदा है, राइट। तो 10% लाभ पे बेच रहा है, तो यानी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम वो कितने में बेचेगा? 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है, यानी 1100 रुपये में बेचेगा, राइट। लेकिन वो तौलता है कितना? 20% कम, यानी वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, 1000 ग्राम का 20% कितना होगा? 200, यानी 200 ग्राम कम देगा, यानी 800 ग्राम दे रहा है, और कितने में दे रहा है? 1100 रुपये में दे रहा है, ये उसका एसपी है, समझना है ध्यान से। 800 ग्राम वो बेच रहा है और 1100 रुपये में बेच रहा है, और 800 ग्राम उसने खरीदा कितने में था? अगर ये रेट है कि 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीदा था, ये सीपी था, लेकिन 800 ग्राम वो बेच रहा है, तो 800 ग्राम का ही हम सीपी पता करेंगे, तो वो कितना होगा? 800 रुपये होगा, ये सीपी हुआ। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 1100 और 800 का डिफरेंस, यानी 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये 300 रुपया इस 800 रुपये का कितना पार्ट है? कितना पार्ट है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा, 0 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 से 25 पर में, 2 तो नहीं कटेगा, 3 × 25/2, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 75/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 37.5, यानी 37.5%, ऑप्शन नंबर डी। क्या किया हमने? शुरुआत में बड़ा अच्छा एज्यूम कर लिया कि 1000 ग्राम 1000 रुपये में उसने खरीदा है दुकानदार ने, तो 1000 ग्राम 1100 में बेचेगा 10% प्रॉफिट पे, लेकिन 1000 ग्राम नहीं बेच रहा है वो, 800 ग्राम बेच रहा है, 20% कम तोल रहा है, यानी 800 ग्राम वो बेच रहा है 1100 रुपये में, लेकिन 800 ग्राम उसने खरीदा था कितने में? 800 रुपये में, राइट। तो आप प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। तो बड़ा ही यूनिक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए, राइट। और ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है इन माय ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 59, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण की माप छोटे कोण के तिगुने से 20% अधिक है, तो बड़ा कोण क्या है? दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण का मतलब होता है एक ऐसे कोण का पेयर जिनको दोनों, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, तो इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, संपूरक कोण। अब पूरक कोण होता है उसमें जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए, यहाँ पे तो संपूरक है इसलिए 180 आएगा। अब क्या बोल रहा है कि छोटा कोण अगर x है तो बड़ा कोण जो है उसके तिगुने से 20% अधिक है, इसका तिगुना क्या होगा? 3x होगा, और उससे भी 20 डिग्री ज़्यादा है, ये हो गया हमारा बड़ा कोण। अगर छोटा कोण x है तो बड़ा कोण है 3x + 20, और इन दोनों को जोड़ने से कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 3x और x कितना होता है? 4x + 20 हो गया 180। अब हम चीज़ों को शिफ्ट करना सीख चुके हैं, तो 20 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x = हो जाएगा 180 - 20, यानी 4x हो जाएगा 160। और 4x का मतलब क्या है? 4 × x है, तो 4 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बटा में चला जाएगा, और 4 से ये 40 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। तो हमको तो बड़ा कोण चाहिए,
तो बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण है 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यानी 120 प्लस 20 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों 20 को ही शिफ्ट किया, 4 को क्यों नहीं डायरेक्ट किया। तो पहले जो प्लस माइनस में है, तो जो प्लस माइनस में जो चीज़ है उसको शिफ्ट करते हैं, राइट, जो नंबर्स है उसको शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद जो गुना में है उसको शिफ्ट करेंगे। इसलिए पहले हमने 20 को शिफ्ट किया, फिर 4 को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने का पर्पस यही है कि x जो है वो सबसे अलग हो जाना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। अभी तक 4 के साथ जुड़ा हुआ है, पहले 4x और 20 के साथ जुड़ा हुआ था, बाद में 4 के साथ जुड़ा हुआ रह गया। अब 4 को भी हटा दिया तो x एकदम अलग हो गया, हमारा x का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए ग्राफ में जूतों की बिक्री को दर्शाया गया है। क्या है भाई, ग्राफ देखिए, महीना और बेचे गए जूते, पिक्टोग्राफ इसको बोलते हैं। जनवरी में कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस काउंट को लिख लेते हैं 5, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 5 है, 2 है और 3। और बाद में क्या बताया जाए कि ये एक सिंबल जो बना हुआ जूते का, उसका मतलब है 500 जूते, राइट। तो क्या क्वेश्चन है, साल की प्रथम तिमाही में दूसरी तिमाही से कितने प्रतिशत जूते अधिक बिके, राइट, कितने प्रतिशत जूते अधिक बिके। तो हम लोग को पहले पता करना होगा प्रथम तिमाही में कितने जूते बिके हैं। तो प्रथम तिमाही में 5 + 4 + 3 कितना हो गया, 5 4 9 3 12 गुने 500 कितना हो जाएगा 60, यानी 6000 जूते बिके। और दूसरी तिमाही में कितने बिके हैं, 5 2 7 3 10, 10 गुने 500, 500 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक जूता का सिंबल 500 जूते के बराबर, ये हो गया 5000। क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम तिमाही में दूसरी तिमाही से कितने प्रतिशत जूते अधिक बिके, यानी दूसरी तिमाही से कंपेयर करना है, यानी इस 5000 से कंपेयर करना है, कितने जूते अधिक बिके हैं, वो है 1000। ये 1000 इस 5000 का कितना भाग है, तो बटा 5000 कितना हिस्सा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि 5000 से डिवाइड करना है कि 6000 से। पूछा जा रहा है दूसरी तिमाही से कितने अधिक, यानी दूसरी तिमाही वाला ही नंबर लेना है, राइट। 5000, तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 20% जूते अधिक बिके हैं प्रथम तिमाही में दूसरी तिमाही के कंपैरिजन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोगों ने खंड 2 गणित के प्रश्नों को हल किया। खंड 3 भाषा परीक्षण हिंदी। इंस्ट्रक्शन है, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेदों को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, केवल एक उत्तर सही है, नॉर्मली जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है। चलिए, तो अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ लेते हैं। देवघर रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्ध हो चले थे, वे अपना पद छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाया कि देवघर के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, लेकिन यह शर्त रखी कि दीवान पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो और उसके विचार अच्छे हों। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही दीवान पद पर रखा जाएगा। विज्ञापन को पढ़कर दूर दूर से व्यक्ति अपने भाग्य की परीक्षा देने आने लगे। सुजान सिंह ने 1 माह तक उनकी परीक्षा लेने हेतु उनके ठहरने का बंदोबस्त करवाया। सभी उम्मीदवार अपने दोषों को छिपाकर गुणों का प्रदर्शन करने की कोशिश में लगे हुए थे। दीवान सुजान सिंह बूढ़े जौहरी के समान गुप्त रूप से सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अंत में उन्हें देवघर स्थित रियासत के लिए पंडित जानकी नाथ के रूप में दयालु, उदार और आत्मविश्वास से परिपूर्ण दीवान मिल ही गया। इस तरह हम लोग ध्यान से इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 61, दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे? उन्हें दूसरी रियासत में जाना था? नहीं, उनकी आयु अधिक हो गई थी। यस, ये सही है। कैसे? क्योंकि इसमें बोला गया है वे अपना पद छोड़ देना चाहते थे। उसके पहले बोला जा रहा है देवघर रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्ध हो चले थे, वे अपना पद छोड़ देना चाहते थे, राइट, यानी वृद्धावस्था की वजह से वो अपना पद छोड़ना चाहते, आयु अधिक हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है 62 नंबर, दीवान पद के उम्मीदवार में क्या योग्यताएं होनी आवश्यक थी? तो उन्होंने क्या बोला है, क्या शर्त रखी? दीवान पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो और उसके विचार अच्छे हो। पढ़ा लिखा, स्वस्थ और विचार अच्छे, देख लेते कौन सा है।
खानदानी पढ़ा लिखा, खानदानी से मतलब नहीं है। स्वस्थ और साहसी से मतलब नहीं है। खानदानी से मतलब नहीं है, राजसी से मतलब नहीं है। शिक्षित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, विचारवान यानी अच्छे विचार वाले। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, पंडित जानकीनाथ का चुनाव किसने किया? ऑफ कोर्स दीवान सुजान सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर डी। इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है। अंत में उन्हें देवगढ़ स्थित रियासत के लिए, किन्हें? उन्हें मीन्स यहाँ पे दीवान के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 64, दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया था? समाचार पत्रों में निकलवाया गया था। देखिए यहाँ पे दिया है, अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाया गया। राइट, आंसर हो गया समाचार पत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर कैसे रखी? जौहरी बनकर, चोरी छिपे, गुप्तचर की सहायता से, उम्मीदवारों के साथ मिलकर। तो इसमें देखिए क्या है, कैसे नजर रखी थी? दीवान सुजान सिंह बुरे जौहरी के समान गुप्त रूप से सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। गुप्त रूप से, देखिए जौहरी के समान तो जरूर है लेकिन जौहरी नहीं थे वो, ठीक है। गुप्त रूप से कैसे नजर रखी? गुप्त रूप से यानी चोरी छिपे नजर रखी सभी पे। गुप्त रूप का मतलब होता है चोरी छिपे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट। अनुच्छेद नंबर 2, मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह अनेक विशालकाय जानवरों से घिरा हुआ था और उनसे भयभीत रहता था। आज मनुष्य जानवरों का स्वामी है और उनसे जो चाहे करवा सकता है। कुछ को वह पालतू बना लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली तथा ऐसे कई और। कुछ को वह खाता है और सिंह तथा शेर जैसे कुछ जानवरों का वह अपने मजे के लिए शिकार करता है। किंतु उन दिनों में मनुष्य स्वामी नहीं था। वह तो बेचारा स्वयं ही एक सताया हुआ जीव था और अपने आप को विशाल पशुओं से दूर रखने का प्रयत्न करता रहता था। धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनता गया, परंतु शारीरिक बल के दम पर नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं अधिक बलवान है। यह बुद्धि और मस्तिष्क की शक्ति द्वारा संभव हुआ। राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वो भयभीत था। किससे भयभीत था? विशालकाय जानवरों से, दूसरे मनुष्यों से नहीं, सब पशु पक्षियों से, प्रत्येक वस्तु से नहीं, बड़े जानवरों से। ऑप्शन नंबर डी। राइट। क्वेश्चन नंबर 67, आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी है क्योंकि वह जानवरों को पालतू बना लेता है, जानवरों को मारता है, जानवरों को बचाता है, जानवरों से डरता है। स्वामी है क्योंकि वो जानवरों को पालतू बना लेता है, मारता नहीं है, वो कारण नहीं है, पालतू बना लेता है। यानी इतना माइंड से डेवलप हो चुका है मनुष्य कि वो किसी भी जानवर को पालतू बना लेता है। राइट। आजकल मनुष्य ने अपनी और अपने डैश का विकास किया, हथियारों का, शारीरिक बल का, बुद्धि का, आयु का। इस पैराग्राफ में बुद्धि के बारे में बात हुई है, बुद्धि का। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य सब पृथ्वीवासियों पर शासन करता है क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान है, वह क्रूर है, वह शारीरिक रूप से अधिक बलशाली है, पशु उससे डरते हैं, वो अधिक बुद्धिमान है। ये हो गया आपका कारण। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जीव है सिंह, मनुष्य, हाथी, अजगर। सबसे शक्तिशाली अगर जीव है तो वो है मनुष्य। क्यों? अपनी बुद्धि के दम पर, शारीरिक बल के दम पर नहीं है। ये आपको बताया गया। देखिए कहाँ में, धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनता गया, परंतु शारीरिक बल के दम पर नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं अधिक बलवान है। यह बुद्धि और मस्तिष्क की शक्ति द्वारा संभव हुआ। अनुच्छेद 3, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, वह बहुत ही चालाक थी। उसी जंगल में एक तालाब में एक सारस रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि सारस तालाब से मछलियां पकड़ पकड़ कर खाया करता है, यदि मैं इससे मित्रता कर लूं तो यह मुझे भी मछलियां खाने को दे दिया करेगा। लोमड़ी सारस के पास जाकर मित्रता की बातें करने लगी। इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई। लोमड़ी प्रतिदिन सारस के पास जाने लगी। सारस उसे मित्रता के कारण मछलियां खाने को देने लगा। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों न सारस को घर पर एक दावत का निमंत्रण देकर मूर्ख बनाया जाए। लोमड़ी ने सारस को दावत का निमंत्रण दे दिया। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी की और चौड़ी प्लेट में हलवा परोसा। लोमड़ी झट से पूरा हलवा चट कर गई।
लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच के कारण कुछ न खा सका। सारस को लोमड़ी पर बहुत क्रोध आया। उसने अगले दिन लोमड़ी को अपने घर दावत पर आमंत्रित किया। सारस ने एक लंबी गर्दन की सुराही में हलवा भरकर रख दिया। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो उसने सुराही उसके आगे कर दी। सारस अपनी लंबी चोंच को सुराही में डालकर बड़े ही आनंद से हलवा खा रहा था। लोमड़ी सुराही में कैसे मुंह डालती, उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। राइट। क्वेश्चन नंबर 71, लोमड़ी कहाँ रहती थी? झुंड में, घर में, जंगल में, सभी जगह। तो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, यानी ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सारस लोमड़ी को मछलियां क्यों खिलाता था? मित्रता के कारण, ऑप्शन नंबर सी। लोमड़ी ने हलवा किसमें रखा? चौड़ी प्लेट में रखा था उसने। सुराही में, प्लेट में, डलिया में, कढ़ाई में, प्लेट में। तो उसको आप लोग अनुच्छेद में खोज लेंगे। कहाँ दिया देखिए यहाँ पर। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी की और चौड़ी प्लेट में हलवा परोसा, और सारस ने लंबी सुराही, लंबी गर्दन की सुराही में हलवा परोसा। ये भी क्वेश्चन है। सारस क्रोधित क्यों हुआ? लोमड़ी की दुष्टता के कारण, तालाब में मछलियां न होने के कारण, मछलियां उसकी चोट से छूट गई थी, लोमड़ी से मित्रता समाप्त होने के कारण। नहीं, लोमड़ी की दुष्टता के कारण। देखो खाना खाने गया, चौड़ी प्लेट में हलवा परोसा, तो इसके कारण से वो दुष्टता के कारण वो क्रोधित हो गया। 75, सारस ने हलवा किसमें रखा? सारस ने प्लेट में, सुराही में, डलिया में, कढ़ाई में। सुराही में रखा ताकि इसको सबक मिले लोमड़ी को। लोमड़ी उसमें मुंह नहीं डाल पाई, वो नहीं खा पाई। राइट। अनुच्छेद 4 क्या है? ये जल ही जीवन है, यह प्रकृति की बड़ी मूल्यवान देन है जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। जागरूक होने से हमें बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीजें हैं जिन्हें हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कारें धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लॉन की सिंचाई के लिए पीने वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरा धोते समय नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। बहते पानी से सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। 2 सरल सावधानियां हैं। जब इस्तेमाल न हो रहे हों तो नलों को बंद रखें और उन्हें लीक न करने दें। ये छोटे से कदम हैं, पर जब एक एक बूंद मूल्यवान हो तो छोटे छोटे कदमों से बड़ा अंतर पड़ सकता है। राइट। अनुच्छेद का मुख्य विचार क्या है? कारों को कैसे साफ रखें, पानी को कैसे बचाएं, अपने दांतों की सफाई कैसे करें, सब्जियों को कैसे धोएं। तो साफ साफ पता चला ये पानी की मूल्यवान है, पानी का बूंद मूल्यवान है, इस बारे में बातचीत हो रही है, कैसे उसको बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम पानी की बचत कर सकते हैं कम पानी पीने से? बिल्कुल नहीं। पकाने से पहले सब्जियां नहीं धोने से ऐसा नहीं बोला जा रहा कि सब्जी धोना नहीं है। खुले पानी में, बहते पानी में नहीं धोना है। जब नल इस्तेमाल न हो रहे हो तो उन्हें बंद रखने से, ये बिल्कुल सही है। घरों की सफाई सप्ताह में 1 बार करने से नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। आप सब कुछ कीजिए लेकिन पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं कि पानी कम पिएंगे तो पानी बचाया जा सकता, उस तरह से नहीं, वो गलत इसका मीनिंग हो गया। पानी बचाने का मतलब ये नहीं कि आप पानी पीना छोड़ दें। पानी बचाने का मतलब ये नहीं कि आप सब्जियां धोना छोड़ दें। राइट। क्वेश्चन नंबर 78, मूल्यवान शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, महंगा, मजबूत, कीमती। मूल्यवान का मतलब होता है बहुत ही कीमती है कोई चीज। ऑप्शन नंबर डी। 79, हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए। किस लिए एक बर्तन में पानी चाहिए? कार धोने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, लॉन की सिंचाई के लिए, घरों की सफाई के लिए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सब्जियां धोने के लिए। बोला जा रहा है कि बहते पानी में नहीं धोना है, एक बर्तन में पानी रख के सब्जी को धोया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, डैश जैसी छोटी बात से भी पानी की बर्बादी हो सकती है। सब्जी धोने से, कारें धोने से, नल लीक होने से, लॉन की सिंचाई करने से। इसको हम लोग ढूंढते हैं, इसको ढूंढेंगे पैराग्राफ में क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया, जब 2 सरल सावधानियां हैं, जब इस्तेमाल ना हो रहे हैं तो नलों को बंद रखें और उन्हें लीक न करने दें। ये छोटे से कदम है, पर जब एक एक बूंद मूल्यवान हो तो छोटे छोटे कदमों से बड़ा अंतर पड़ सकता है। यहाँ पे नल को बंद रखने की बात की जा रही है, लीक ना होने की बात की जा रही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नल लीक होने से भी पानी बर्बाद हो सकता है, ये बोला जा रहा है बेसिकली। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट। इस तरह हम लोगों ने
हिंदी भाषा के खंड को भी कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट नंबर 5 के पार्ट 2 में गणित एवं हिंदी भाषा के प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने यूजफुल कमेंट्स को भी कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। जल्द ही हम लोग मॉडल पेपर सेट नंबर 6 को लेकर आएंगे। धन्यवाद।